नमस्कार दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उमर जहाँ कहानी का 8वां हिस्सा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल रियल हॉरर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। नूरी उस लड़की का कत्ल करके वहाँ से अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ चली। इधर अनवर अली के घर पर उनका बेटा आफताब रात को अपनी बीवी शकरू निशा के साथ उमर जहाँ के बारे में बात कर रहा था। उमर जहाँ ने उसे सारा वाक़या बताया कि किस लिए अब्बू उमर जहाँ को साथ ले आए हैं। आफताब को उमर जहाँ से थोड़ी हमदर्दी हुई, लेकिन वो थोड़ा असमंजस में था। उसने शकरू निशा से कहा, बेशक अब्बू ने उमर जहाँ को घर लाकर ठीक किया, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि आखिर जो इसने बताया है वो सच भी है या नहीं। अब्बू ने इसके माँ बाप को अपनी आंखों से मरते हुए देखा है। इस पर शकरू निशा ने कहा, पता नहीं, लेकिन अब्बू ने यही बताया है। इस पर आफताब ने कहा, देखो कुछ दिन सावधान रहो, आजकल माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि कई लोग दंगे और लूटपाट कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी लुटेरे ने ही उमर जहाँ को यहाँ का जायजा लेने के लिए भेजा हो। इस पर शकरू निशा ने कहा, आप खामखा एक बच्ची पर शक कर रहे हैं, वो अभी छोटी है। इस पर आफताब ने कहा, मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन कुछ दिन होशियारी रखना कोई गलत बात तो नहीं। मैं तुम सबकी हिफाजत के लिए ही कह रहा हूँ। अगर ये मासूम बच्ची वाकई अनाथ है तो इसकी परवरिश मैं अपनी बच्चियों की तरह ही करूँगा। आफताब और शकरू निशा इस बारे में काफ़ी देर तक बात करते रहे और फिर वे सो गए। सुबह जब शकरू निशा काम करने के लिए उठी तो उसने देखा कि पूरे घर में झाड़ू लगा हुआ है। सब कुछ इतना साफ सुथरा था मानो सब कुछ नया बन चुका हो। शकरू निशा हैरान थी। उसे बर्तनों के खनकने की आवाज़ आई तो उसने पलट कर देखा कि उमर जहाँ ने सारे बर्तनों को धुलकर रख दिया है। शकरू निशा ने हैरानी से पूछा, बेटी क्या तुमने किया है ये सारा काम? इस पर उमर जहाँ ने हाँ में सिर हिलाया। एक छोटी सी बच्ची ने इतना सारा काम अकेले ही अंजाम दे दिया था। उसने घर में सबको बताया कि किस तरह उमर जहाँ ने घर का काम अकेले ही कर डाला। अनवर अली को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। वो पहले से ही जानते थे कि उमर जहाँ ने ये सब जिन्नाती ताकतों के सहारे किया होगा। सुबह सारा काम निपट गया, सभी अपने काम में लग गए। अनवर अली ने दलवीर को बुलवाया और गुलनार को साथ लेकर उसको उसके घर छोड़ने के लिए रवाना हो गए। वो गुलबाग से काफ़ी दूर आ चुके थे। दलवीर तांगा हाँकता हुआ आगे ही बढ़ रहा था कि उसने सामने भीड़ देखकर तांगा रोक दिया। अनवर अली ने देखा कि सामने काफ़ी लोगों की भीड़ जमा है। अनवर अली ने उतर कर देखा तो वहाँ उस लड़की की लाश पड़ी थी जिसको रात में नूरी ने कत्ल कर दिया था। उसकी लाश काली पड़ चुकी थी। यहाँ कोतवाल लाश का मुआयना कर रहा था। वहाँ के लोगों से पता चला कि थोड़ी ही दूर पर उसके पिता की भी लाश थी। कोतवाल काफ़ी हैरान था। उसने सिपाहियों से कहा, कमाल है भाई, कल भी तो बच्चों की मौत की खबर मिली और आज इन दोनों की। आखिर ये कर कौन रहा है? कोतवाल की बात सुनकर अनवर अली को लगा कि कहीं वो नूरी ही तो नहीं जिसने इन दोनों और उन बच्चों को मारा हो जिसके बारे में कोतवाल बात कर रहे हैं। अनवर अली जल्दी से वहाँ निकल आए और दलवीर से दूसरी तरफ से तांगा निकालने को कहा। दलवीर दूसरी तरफ से तांगा निकालकर वहाँ से निकल आया, लेकिन दलवीर और अनवर अली के दिल में खौफ था कि कहीं उनका सामना फिर से उस नूरी से ना हो। अनवर अली खुदा को याद करते हुए वहाँ से निकल पड़े। धीरे धीरे शाम हो गई। सूरज डूबने वाला था और अंधियारा लगभग हो ही गया था। गुलनार ने तांगा एक छोटे से घर के पास रुकवाया। वो मिट्टी और छप्पर से बना हुआ था जिसमें एक छोटा सा दिया अंदर रोशन था। वहाँ बाहर कोई मौजूद न था, लेकिन अंदर से किसी की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई सिसकियाँ लेकर रो रहा हो। गुलनार वहाँ पहुंचकर तुरंत घर के अंदर गई। अंदर उसने अम्मी अब्बू को देखा। गुलनार को देखकर उसके अम्मी अब्बू उठ खड़े हुए और गुलनार को तुरंत गोद उठा लिया। वो लोग बहुत खुश हुए। उन्हें उनकी बेटी मिल गई थी।
गुलनार ने अपने अम्मी अब्बू से अनवर अली को मिलवाया। गुलनार के अब्बू ने अनवर अली का शुक्रिया अदा किया। उसने अनवर अली की खूब खातिरदारी की। उसने अनवर अली से कहा, आप हमारे यहाँ फरिश्ता बनकर आए हैं, आपका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। आपने हमें हमारी बेटी नहीं बल्कि हमें हमारी ज़िंदगी लौटा दी है। हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। इस पर अनवर अली ने कहा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए, ये अल्लाह का ही हुक्म है और मैंने उसी हुक्म की तामील की। रात भर दोनों में बातें होती रहीं, फिर सब लोग अपने बिस्तरों पर सो गए। सुबह अनवर अली ने वहाँ से विदा ली तो गुलनार के अब्बू ने उनका फिर से शुक्रिया अदा किया और वहाँ आते रहने की फरियाद की। अनवर अली ने कहा, मौका पाते ही मैं यहाँ आया करूँगा और आप लोगों से मिल लिया करूँगा। अनवर अली और दलवीर वहाँ से चल पड़े। वहाँ से निकलकर वे गुलबाग आ रहे थे। दलवीर अनवर अली बातें करते करते आधी रास्ता पार कर चुके थे। अचानक उनके घोड़े रुक गए और बिदक पड़े। वे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे इस तरह कांप रहे थे जैसे उन्होंने किसी भूत प्रेत को देख लिया हो। दलवीर ने कहा, मालिक लगता है इन्होंने किसी प्रेत को देखा है, तभी ये लोग कांप रहे हैं। इस पर अनवर अली ने कहा, घोड़े अक्सर जानवरों को देखकर भी डर जाया करते हैं, तुम थोड़ा आराम करने दो इन्हें। दलवीर नीचे उतरकर घोड़ों को सहलाने लगा। अनवर अली भी नीचे उतरे और अपनी कमर सीधी करने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन पर कोई नज़र रखे हुए है। उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई लेकिन कोई दिखा नहीं। अनवर अली को ये एहसास हो रहा था कि वहाँ कोई बात ज़रूर है। अनवर अली ने अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। वे जितने देर वहाँ रुके अल्लाह को याद करते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने दलवीर से चलने को कहा। वे लोग तांगे पर सवार होकर चल पड़े। वहाँ से जाते हुए अनवर अली ने तांगे पर बैठे बैठे पलट कर देखा तो उन्हें पेड़ के पीछे एक छाया दिखाई दी। अगले ही पल वो छाया फिर से गायब हो गई। अनवर अली को लगा कि कहीं वो नूरी ही तो नहीं थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर वो होती तो ज़रूर उन पर हमला करती, लेकिन उसने हमला नहीं किया। ये सोचकर उन्होंने खुदा का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से निकल आए। लेकिन वहाँ पर वो छाया अभी भी मौजूद थी। वो कोई और नहीं बल्कि नूरी ही थी, जो अब अपने शिकार को ढूंढने निकल पड़ी थी। वो जंगल जंगल सुनसान रास्तों से गुजरते हुए अपने शिकार की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव निकलती जा रही थी और फिर आखिरकार वो एक गांव के करीब पहुंच गई। उस गांव के घने बाग में उसने एक आदमी को देखा जो उस बाग का एक पुराना सा पेड़ काट रहा था। दोपहर के वक्त वो उस जगह अकेला ही था। नूरी उसी जगह पेड़ के पीछे छुप गई और उसे घूरने लगी। वो आदमी पेड़ काटते हुए एकदम से रुक गया। उसने पलटकर चारों ओर देखा। उसे शायद वहाँ पर नूरी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। कुछ देर रुककर वो फिर से पेड़ काटने लगा। उसने 4 या 5 बार कुल्हाड़ी चलाई और फिर एकदम से रुक गया। उसने दोबारा चारों ओर देखा लेकिन कोई नज़र न आया। फिर कुछ देर आराम करने के बाद वो फिर पेड़ काटने लगा। इस बार उसे आवाज़ सुनाई पड़ी, थोड़ा पानी दे दो। उस आदमी ने जब पलट कर देखा तो खौफ से उसकी सांसें अटक गईं। उसके सामने कफन में लिपटी हुई नूरी खड़ी थी। वो आदमी डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा, लेकिन नूरी ने उसे पीछे से जकड़ लिया और ज़ोर से उसका गला दबाने लगी। देखते ही देखते उस आदमी की सांसें रुक गईं। नूरी ने उसे पास ही बने हुए बाग के कुएं में फेंक दिया। नूरी वहाँ से निकलने ही वाली थी कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किसी लड़की की थी जो अपनी छोटी बहन के साथ बात करते हुए उसी बाग की ओर चली आ रही थी। नूरी फिर एक बार वहीं छिप गई। जब वे लड़कियां वहां पहुंची तो उन्होंने उस आदमी को ढूंढना शुरू कर दिया जो पेड़ काट रहा था। नूरी समझ गई कि ये लड़कियां उसी आदमी की हैं। उनमें से एक लड़की 7 साल और एक 14 साल की रही होगी। वो दोनों थोड़ी देर वहां अपने पिता के इंतजार में बैठी रहीं, लेकिन काफ़ी देर जब उनके पिता नहीं आए
तो वे लोग उन्हें ढूंढने के लिए वहां से चल पड़ी। लेकिन तभी पास के कुएं से उन्हें उनके पिता की आवाज़ सुनाई दी। अरे कोई है, मुझे निकालो यहाँ से, मैं काफ़ी देर से यहाँ गिरा पड़ा हुआ हूँ। ये आवाज़ उनके पिता की ही थी। वे लड़कियाँ तुरंत दौड़कर कुएं के पास पहुँच गईं। उन्होंने नीचे अपने पिता की लाश देखी तो डर के मारे उनकी चीखें निकल गईं। वे वहाँ से घर की ओर दौड़ी ही थीं कि उन्होंने सामने नूरी को पाया। नूरी भयानक शक्ल बनाकर उन्हें डरवाने के लिए वहीं खड़ी थी। खौफ के मारे उन लड़कियों को दिल का दौरा पड़ा और वो दोनों मौत के आगोश में सो गईं। अब नूरी उन दोनों बच्चियों को घूर कर देखने लगी और देखते ही देखते दोनों बच्चियों की लाशें अपने आप चलने लगी। अब नूरी वहां से अपने अगले शिकार की ओर चल पड़ी। सारा दिन नूरी इधर उधर भटकती रही और रात में भटकते हुए वो छैलपुर गांव गुलनार के घर के पास पहुंच गई। वहां से उसे गुलनार के माता पिता की आवाज़ें सुनाई दी। नूरी उन लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए अंदर जाने की सोचने लगी। उसने इस बार एक नई तरकीब आजमाई। उसने अपने कफन की लंबाई का फ़ायदा उठाया। उसने अपना कफन खोलकर एक साड़ी की तरह लपेट लिया और गुलनार के घर जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगी। दरवाज़ा गुलनार के पिता ने खोला। इतनी रात में वो नूरी को देखकर हैरान हुए। उन्होंने कहा, जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इस पर नूरी बोली, मुझे पास के ही गांव जाना है, लेकिन रास्ता भटक गई हूँ। मौसम भी ख़राब हो गया है। मैं क्या आज रात यहाँ रुक सकती हूँ? गुलनार के पिता पहले कुछ सोचे, फिर उन्होंने नूरी को अंदर आने के लिए कहा। नूरी अंदर आई और ज़मीन पर बिछी हुई चटाई पर बैठ गई। वहाँ गुलनार की माँ भी आ गई। गुलनार के पिता ने उन्हें बताया कि वो रास्ता भटक गई हैं और आज रात यहीं रुकेंगी। उन दोनों को नूरी बहुत अजीब लग रही थी। नूरी का लिबास और खुद नूरी खुले बाल और हाथ पैर में बिना किसी जेवर के काफ़ी हैबतनाक लग रही थी। उसने गुलनार के पिता से कहा, आप लोगों को मैंने तकलीफ़ दी है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। गुलनार के पिता ने कहा, नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। एक इंसान को दूसरे इंसान के काम आना ही चाहिए। इतना कहकर उन्होंने गुलनार की माँ से खाना लाने को कहा। गुलनार की माँ रसोई में खाना परोसने चली गईं। वे रसोई में पहुंची और खाना परोसने लगी। उनके साथ रसोई में गुलनार भी थी। गुलनार ने उनसे पूछा, अम्मी कौन आया है? इस पर उसकी माँ ने कहा, कोई मुसाफिर है बेटी, रास्ता भटक गई है, तुम पानी लेकर आओ, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। इतना कहकर गुलनार की माँ वहाँ से चली गई और बाहर कमरे में बैठ गई। गुलनार अभी पानी लेकर रसोई से बाहर आने ही वाली थी कि उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी। रसोई की छोटी सी खिड़की से गुलनार ने झांक कर देखा तो खौफ से उसके हाथ पैर कांपने लग गए। वो नूरी को पहचान चुकी थी, जो उसके माँ बाप के सामने बैठी थी। वो जानती थी कि नूरी एक बदरूह है और वो उसके माँ बाप को जान से मार देगी। गुलनार सोचने लगी कि अगर मैंने अम्मी अब्बू को उसके बारे में बता दिया तब भी वो हमें नहीं छोड़ेगी, और अगर ना बताया तब भी वो सबको मार देगी। किसी तरह अम्मी अब्बू को बुलाकर चुपचाप यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। लेकिन अम्मी अब्बू को बुलाया कैसे जाए, ये बात उसे समझ ना आ रही थी। गुलनार बुरी तरह अपने ही घर में फंस चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इस कहानी का अगला भाग मैं जल्द आपके पास लेकर आऊँगा। कहानी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगली बार इसी कहानी की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।